दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एनसीएल का एग्ज़ाम 3 से 4 दिन में आपका होने वाला है। 23 जून को आपका पेपर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस की वो क्लास लाई है जो आपके एनसीएल के पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया, जो 2015 और 2020 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पिछले क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो कि इसरो DRDO में कई बार रिपीट हो चुके हैं। वो क्वेश्चन इस बार एनसीएल के एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसमें आपके 90+ क्वेश्चन वहाँ से थ्योरी में उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहे हैं मिलिंग मशीन यूज़ फॉर टूल रूम, यानी कि ऐसी मिलिंग मशीन का नाम बताइए जो कि टूल रूम में प्रयोग होता है। तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर हैज़ स्पायरल फ्रूट्स ऑन विच साइड। तो रीमर के स्पायरल फ्रूट्स जो होते हैं वो किस साइड में होते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो वो हमारे होंगे हमेशा राइट हैंड साइड, केवल राइट हैंड साइड ही हमारे फ्रूट्स पाए जाएंगे रीमर के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर कटिंग आ स्पर गियर ऑफ मॉड्यूल 3 ऑफ 54 टीथ व्हाट इज़ द साइज ऑफ गियर ब्लैंक। यानी कि यहाँ पे ये गियर ब्लैंक का साइज़ पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे गियर ब्लैंक का साइज 168 mm आ जाएगा। इसमें मॉड्यूल आपका 3 रहेगा और 54 दांतें यहाँ पे रहेंगे। तो ये आपका साइज 168 mm हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन यूज इन द मास प्रोडक्शन ऑफ हेलिकल गियर। ऐसी मशीन का नाम बताइए जो कि मास प्रोडक्शन करता है हेलिकल गियर का। तो वो होती है हमारी हॉबिंग मशीन। तो हॉबिंग मशीन के द्वारा हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं हेलिकल गियर का। चलिए दोस्तों, मास प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी एक स्टॉक की बहुत ही उच्च उत्पादकता करना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में किसी चीज़ को बनाने को ही मास प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं गाइस 452 नंबर का, 4 TPI लेथ स्क्रू कटिंग 17 TPI फॉर चेंजिंग इन गियर। तो गियर चेंजिंग के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें 4 TPI आपका लेथ स्क्रू है और कटिंग कर रहा है 17 TPI की। तो गियर चेंजिंग का कितना होगा, तो यहाँ पे 20,85 20 और ये 85। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस कम्स बिफोर लैपिंग। तो लैपिंग से पहले प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो लैपिंग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो इससे पहले कौन सा होगा दोस्तों, पहले ट्रिपेनिंग होगा, उसके बाद हमारा लैपिंग प्रोसेस आएगा। तो ये लैपिंग से जस्ट पहले का प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो लैपिंग से जस्ट पहले ट्रिपेनिंग होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, आफ्टर फाइलिंग व्हाट ऑपरेशन इज डन। तो फाइलिंग के बाद कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो फाइलिंग के बाद हम स्क्रैपिंग करेंगे। ये स्क्रैपिंग हम किसके द्वारा करते हैं, ये स्क्रैपिंग टूल होता है उसके द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग गियर। यहाँ पूछ रहा है, फॉर ग्राइंडिंग गियर विद टूथ विच इंडेक्सिंग सिस्टम इज़ यूज। यानी कि गियर की ग्राइंडिंग करनी है उसके टूथ में, तो हम कौन से इंडेक्सिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो ये डिफरेंशियल इंडेक्सिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कौन से दोस्तों, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग सिस्टम का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन ट्रांसलेटिंग गियर टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट। यानी कि ट्रांसलेटिंग गियर में कितने टीथ पाए जाते हैं। तो ट्रांसलेटिंग गियर में हमारे 127 टीथ पाए जाते हैं, नहीं यानी कि 127 दांतें हमारी ट्रांसलेटिंग गियर में होते हैं। गियर बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसमिशन टूल के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल साइज ऑफ रॉड फॉर कटिंग M6 थ्रेड। तो M6 थ्रेड की थ्रेड काटनी है आपकी, तो कौन सा साइज़ होगा रॉड का। तो रॉड का साइज़ होगा ये 5.2 mm। कितना होगा, 5.2 mm इसका डाया होगा। 5 का मतलब होता है डाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल कंपोजिशन इज इन द रेशियो। यानी कि एक हाई स्पीड स्टील टूल है, इसका कंपोजिशन रेशियो कितना होता है। देखो दोस्तों, 18:4:1 होता है, 18:4:1 के रेशियो में। अब इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा हो जाएगा 1% हमारा वेनेडियम हो जाएगा, 4% क्रोमियम और टंगस्टन हमारा 18%। तो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा टंगस्टन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द पॉजिटिव ड्राइव क्लच। तो पॉजिटिव ड्राइव क्लच क्या होता है दोस्तों, जिन्होंने मेरी पिछले क्लासेस को देखा हुआ है
यहाँ पे वो आंख बंद करके आंसर कर देंगे डॉग क्लच। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे डॉग क्लच। अलॉस के भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो पिछला वीडियो देख के मेरे आए हैं, तो उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीएल के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स। तो वो प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसके द्वारा हम मेटल यानी कि धातु को, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम तारे बना सकते हैं, तो वो होती है डक्टिलिटी। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, प्रॉपर्टी यहाँ पूछ ली डक्टिलिटी। हमने एक और प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो यानी कि शीट्स हम बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेज इज सुटेबल टू चेक द डायमेंशन लिमिट ऑफ द लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो उस गेज का नाम बताना है जो कि डायमेंशंस चेक करता है शाफ्ट की लेंथ का, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव गेज। प्रोग्रेसिव गेज होता है वो हमारा डायमेंशन चेक करता है शाफ्ट की लेंथ। चलिए दोस्तों शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर यूज फॉर। जो 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, मेजर इंटरनल डाया। जब भी 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की यूज़ होगी तो वो इंटरनल डाया को मेज़र करने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि आंतरिक डाया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाया, जिसको हम व्यास भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो ये क्वेश्चन नहीं आने, ये क्वेश्चंस मैंने लिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है इनसाइड कैलिपर, और हमारे डायरेक्ट मेजरिंग टूल में वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है, जो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है वो डायरेक्ट आपकी माप नहीं ले सकता है। यानी कि पहले सबसे पहले जैसे कि डिवाइडर हो गया, डिवाइडर को पहले स्केल से नापेंगे, पहले मार्क को नाप लेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे स्केल पे, उसके बाद चेकिंग होगी। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। और डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जिसके दौरान जैसे स्केल हो गई डायरेक्ट माप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और एनसीएल में भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लिस्ट काउंट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट। कितना है दोस्तों, 5 मिनट हमारा लिस्ट काउंट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉलिड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड लुब्रिकेंट हम ग्रेफाइट को बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा रीमर से लिया गया है। A56HS7 is to be rimmed with a reamer in a steel workpiece. What size of drill will be required? यानी कि A56S7 का रिम्ड करना है रीमर वर्क पीस में, तो कौन से साइज़ का ड्रिल रिक्वायर होगा, तो यहाँ पे 5.8 mm का ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इनलाइनिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल टू अकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट हेड स्क्रू इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं जिससे कि होल बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग के दौरान तो काउंटर पे जो बोर कर दिया जाता है उसके दौरान सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान दे सकते हैं, वो आसानी से फिट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है, विच कटिंग कंपाउंड इज यूज्ड ड्यूरिंग मशीनिंग जनरली। तो उस कटिंग कंपाउंड का नाम बताइए जो कि मशीनिंग के लिए जनरली यानी कि साधारणतः यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो होता है हमारा सोल्यूबल ऑयल। चलिए दोस्तों सोल्यूबल ऑयल में वाटर और तेल का मिक्सचर होता है 1:20। कितना होता है दोस्तों, 1:20 होता है, जिसमें 20 वाटर और 1 ऑयल होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 469 नंबर का यहाँ पूछा था, टेपर साइन ड्रिल इज रिमूव फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। टेपर साइन ड्रिल को निकालने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, वो होती है हमारी ड्रिल ड्रिफ्ट। यानी कि ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा हम टेपर साइन ड्रिल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं स्पिंडल के द्वारा, स्पिंडल से दोस्तों। ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा हम यहाँ पे ड्रिल को रिमूव करेंगे, टेपर साइन ड्रिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर। जैसे कि मैंने पहले बताया था वो होता है 1:20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा था, डिस्टेंस ऑफ अ ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ड्रिल जितना आगे बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों। पिछले क्लास अगर आपने कर रखी हुई तो आपको पता होगा, उसे हम फीट बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग इज़ यूज फॉर। जिग किस लिए यूज़ किया जाता है, टू होल्ड जॉब एक्यूरेटली एंड गाइड द टूल। यानी कि जिग का प्रयोग हम
पकड़ने के लिए और गाइड करने के लिए करते हैं, टूल को गाइड करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जिग का प्रयोग हम टूल को पकड़ने के लिए करेंगे और गाइड करने के लिए करेंगे। जो फिक्सर होता है वो हमारे जॉब को पकड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग कार्बाइड मटेरियल। तो कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डायमंड। जैसे कि आप जब जानते हैं डायमंड बहुत कठोर होता है और ये आसानी से कार्बाइड मटेरियल जो कि ये खुद में ही कठोर है उसको काटने के लिए हम डायमंड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ये भी गियर से रिलेटेड है। गियर ड्राइव इज़ यूज टू कन्वर्ट रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, यानी कि रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन यानी कि इस तरह के मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे, वो हमारी होगी रैक एंड पिनियन ड्राइव। किसकी, रैक एंड पिनियन ड्राइव। याद रखिए दोस्तों, रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें भी आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये ट्रांसमिशन टूल से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज फॉर यूज बॉन्ड टाइप। कॉमनली यूज बॉन्ड टाइप कौन सा होता है, वो होता है हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। साधारणतः तौर पे हम विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जब भी कॉमनली की बात होगी तो आँख मूंद के आपको विट्रीफाइड बॉन्ड पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी इज़ यूज इन द लेथ। स्टडी का प्रयोग लेथ में क्या करने के लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट द बेंड फॉर्मेशन अलॉन्ग हैवी रॉड्स। अब स्टडी क्या होता है, स्टडी एक टाइप का सहारा देने के लिए, जॉब जो लंबे जॉब होते हैं वो बेंड हो जाते हैं कटिंग के दौरान, तो उसी लंबे जॉब को सहारा देने के लिए हम स्टडी का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जॉब हमारा सीधा रहता है। जो कि लंबे जॉब होते हैं जब हम कटिंग फोर्स करते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं, तो उसी बेंडिंग से बचाने के लिए, जैसे कि ये जॉब है आपका इस टाइप से बेंड हो जा रहा है, इस बेंडिंग को बचाने के लिए हम यहाँ पे एक स्टडी रेस्ट लगा देंगे और ये जॉब स्ट्रेट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप्स आर रिशार्पन बाय ग्राइंडिंग इट्स। तो टैप को रिशार्पन करेंगे, किसकी ग्राइंडिंग करके, उसके फ्लूइड्स की ग्राइंडिंग होगी दोस्तों, खाली फ्लूइड्स की ही ग्राइंडिंग की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव रैक एंगल इज यूज इन लेथ कटिंग टूल। नेगेटिव रैक एंगल लेथ कटिंग टूल में किस लिए यूज़ किया जाता है, टू कट हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल को काटने के लिए नेगेटिव रैक एंगल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेल्डिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज मस्ट। यानी कि वेल्डिंग के दौरान किस में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम निकलेगी, वो होगा हमारा माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम निकलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंटर्स इन लेथ। तो लेथ में अलाइनमेंट ऑफ सेंटर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू पोजीशन द लाइफ सेंटर एंड डेड सेंटर इन अलाइन। यानी कि लाइफ सेंटर जो कि हेड स्टॉक में होता है, डेड सेंटर टेल स्टॉक में होता है, उसको अलाइन करने के लिए, उसकी अलाइनिंग को ही हम अलाइनमेंट ऑफ सेंटर्स बोलते हैं। लाइफ सेंटर हेड स्टॉक में होगा, डेड सेंटर हमारे टेल स्टॉक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ। तो मोस्ट टेपर हमारा पाया जाता है 0 से 7 नंबर तक। कितना दोस्तों, 0 से 7 नंबर तक। यहाँ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीट। फीट का यूनिट क्या होगा, कट पर रेवोल्यूशन। क्या होगा दोस्तों, कट पर रेवोल्यूशन, ये फीट की यूनिट होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा फाइंड द आरपीएम व्हेन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल टर्निंग a 50 mm डाया माइल्ड स्टील विद अ कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट। यहाँ पे आरपीएम पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, आपको लगा देना है πdn/1000। यहाँ पे कटिंग स्पीड की जगह आप कटिंग स्पीड रख सकते हैं जो 30 दी हुई है, 50 हमारा डाया है, तो πdn यानी कि पाई की जगह 22/7 यहाँ पे आपने पुट कर दिया, डी की जगह आपने 50 रख दिया, एन आरपीएम आपको दिया नहीं, एन रख देंगे अपॉन 1000 जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है। इस तरह के पुट करने के बाद काटने के बाद आपकी ये वैल्यू 191 के करीब आएगी। ये जब कटेगा तो पूरा नहीं कटता, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में ये ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये 190 या 194 आ रहा है तो इसको हम ऑप्शन में रहता है तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट इज चेक्ड विद द थ्रेड रिंग गेज। तो थ्रेड रिंग गेज के द्वारा किसको चेक कर सकते हैं हम चेक करेंगे पिच डाया को, हेलिक्स एंगल को एंड प्रोफाइल को। तो स्क्रू थ्रेड के द्वारा हम थ्रेड रिंग चेक विद द थ्रेड रिंग गेज, यानी कि स्क्रू थ्रेड को हम स्क्रू थ्रेड के जो एलिमेंट को हम चेक करते हैं उसके किसके द्वारा चेक कर सकते हैं,
वो हमारे पिच डाया चेक करते हैं, हेलिक्स एंगल और प्रोफाइल चेक करते हैं, जो स्क्रू थ्रेड होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविट यूज़ फॉर जनरल पर्पज स्ट्रक्चरल वर्क। तो स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सी रिविट यूज़ की जाती है साधारण तौर पे? तो वो होती है हमारी स्नैप हेड रिविट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर दिया जिससे आपको आसानी हो और आखिरी टाइम पे आपका टाइम सेव हो चुके। फाइंड द टर्निंग टाइम फॉर 150 mm। यहाँ पे लॉन्ग जॉब दिया हुआ, लेंथ दी हुई है। इफ़ वर्क इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 5 कट्स, यानी कि 5 कट्स बताया हुआ है, और 300 RPM दिया है, 0.5 mm रेवोल्यूशन यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है। तो कुछ नहीं करना, टर्निंग टाइम आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे पुट कर देना है 150 जो आपका लेंथ है, तो यहाँ पे आप लेंथ पुट कर दिया है। ये हमारे नंबर ऑफ़ कट्स, तो नंबर ऑफ़ कट्स ऐसे लिख देंगे, ये एक फॉर्मूला होता है टर्निंग टाइम का। इसके बाद आपको RPM यानी कि n नीचे ये दिया हुआ है और इनका रेवोल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ये हमारा टर्निंग टाइम हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से स्पेशल न्यूमेरिकल की क्लास में सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग इज जनरली डन एट टेम्परेचर ऑफ। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग हमारी होती है बिलो 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 350 डिग्री से नीचे पे हम सॉफ्ट सोल्डरिंग करते हैं। और एक होता है हार्ड सोल्डरिंग जिसको हम ब्रेजिंग भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ स्टील। तो स्टील की डेंसिटी कितनी होगी दोस्तों? 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इतनी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अ माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.02 mm, व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर रीड्स टू 25.41। यहाँ पे एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर आ गई, कौन सी एरर? नेगेटिव एरर कितनी है? 0.02 mm, और ये जो रीडिंग बता रही है 25.41 बता रही है। तो इसमें पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात, अगर नेगेटिव एरर है तो हमेशा ऐड किया जाएगा, तो जो रीडिंग आई है उसमें हम नेगेटिव एरर को ऐड कर देंगे, तो जो रीडिंग आएगी वो हमारी सही रीडिंग होगी, 25.43 आ जाता है, तो ये हमारा नेगेटिव एरर। अगर बात होती है पॉजिटिव एरर की तो वहाँ हम जो हमारी रीडिंग है उससे माइनस कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टेल स्टॉक स्पिंडल ऑन सेंटर टू होल्ड द। तो पर्पज़ पूछ रहा है टेल स्टॉक का क्या होता है? तो पर्पज़ ऑफ टेल स्टॉक स्पिंडल ऑन सेंटर लेथ, तो यानी कि टेल स्टॉक का यूज़ क्या है? टू होल्ड द लेथ सेंटर, तो लेथ सेंटर को पकड़ने के लिए, प्लस टेल स्टॉक का काम होता है ये कि हमारे टूल्स को भी पकड़ता है, जैसे कि ड्रिल करनी है तो ड्रिल टूल को पकड़ता है, रीमिंग टूल्स को पकड़ता है, तो इस टाइप के टूल्स पकड़ने और सहारा देने दोनों के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर इन्होंने टू होल्ड द लेथ सेंटर रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड इज चेक्ड विद द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड के द्वारा हम क्या चेक करते हैं? तो वो हमारा पिच डाया। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि हेलिक्स चेक करता है, हेलिक्स एंगल होता है, वैसे यहाँ पे पिच डाया हेलिक्स एंगल वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, रिपीट होने से मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है जिससे कि आपको रिकॉल होता रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हार्डनेस इज इंक्रीज इन अ मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ मेटल इंक्रीज। जब हार्डनेस बढ़ा दी जाएगी किसी मेटल की तो कौन सी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी? तो हमारी ब्रिटेलनेस भी बढ़ जाएगी। अब हार्डनेस बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन एक हार्डनेस बढ़ाते हैं तो ब्रिटेलनेस बढ़ जाती है, जिससे वो थोड़ा भंगुर जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी वजह से वो एक चोट लगने पे शॉक ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए ब्रिटेलनेस एक हद तक अच्छी है, उसके बाद दिक्कत होती है, इससे जॉब मजबूत नहीं रहता है, शॉक ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मेजरिंग टूल के लिए ज़रूरी है? वो क्या होता है? एक्यूरेसी होनी चाहिए। मेजरिंग टूल में एक्यूरेसी होनी चाहिए, अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपका पूरा जॉब गड़बड़ हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर पुली हैविंग अ डाया 40 सेंटीमीटर इज रनिंग 510 RPM एंड ड्रिवन पुली इज 170 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली। यहाँ पे ड्रिवन पुली का फॉर्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, D1N1 = D2N2, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका आंसर 120 RPM आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो
खाली न्यूमेरिकल पे ही बना दूंगा। यहाँ आपके पास टाइम कम है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करने के चक्कर में इन क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं कर